रेन एक कंगाल और बेरोजगार लड़का था। उसकी जिंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपने घर को ही एक तरह का होटल बना दिया जाए जहां अजीब अजीब मॉन्स्टर्स रह सके। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ताकतवर और बेहद खूबसूरत मॉन्स्टर लड़कियां उसके घर में रहने के लिए आपस में लड़ने लगी। तो रेन ने सोचा किराया छोड़ो यार, ये तो एक अलग ही झंझट बनता जा रहा है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब रेन नौकरी की तलाश में शहर जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब कहीं काम नहीं मिलता तो थककर वो पार्क में जाकर सो जाता है। तभी एक प्यारी सी लड़की लिली उसे उठाती है। लिली उसकी औकात से बाहर लग रही थी। वो रेन से रास्ता पूछती है और उसे एक फ्लायर देती है। रेन वो फ्लायर देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस पर जिस घर का पता होता है वो उसी का घर होता है। लिली बताती है कि वो बड़ी परेशानी में है। रेन उसे कहता है कि वो उसे उस घर तक ले जा सकता है। दोनों बस पकड़ते हैं और शहर से बाहर एक सुनसान और अंधेरे से इलाके में पहुंच जाते हैं। रेन उसे सावधान करता है कि रात में यहाँ अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। तभी वो देखता है कि लिली अपना भारी सामान संभाल नहीं पा रही। रेन कूल बनने के चक्कर में बैग उठाने की कोशिश करता है लेकिन बैग हिलता तक नहीं। लिली मुस्कुराती है और बड़ी आसानी से वही बैग अपने कंधे पर उठा लेती है। ये देखकर रेन का ईगो चकनाचूर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए लिली को माहौल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो रेन को दीवार के पास धकेल देती है और उसे कहती है कि भाग जाओ। रेन भागने के बजाय वहीं खड़ा रह जाता है क्योंकि उसे वो पल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। तभी अचानक चमगादड़ों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है। लिली वहीं उसके सामने एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। ये देखकर रेन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अचानक एक बेहद खूबसूरत वैम्पायर लड़की वहां पहुंचती है और लिली पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लिली लड़ाई में भारी पड़ रही होती है लेकिन वैम्पायर लड़की अपने पंखों से उड़कर सीधे रेन की तरफ बढ़ती है। रेन की जान खतरे में देखकर लिली आखिरी पल में उसके पास पहुंचती है और वैम्पायर लड़की को जोरदार वार से दूर फेंक देती है। लिली रेन के पास आकर देखती है कि वो ठीक है या नहीं और उससे वादा लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। लिली जाने लगती है लेकिन रेन जिद पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसके घर आकर किराएदार बन जाओ और आखिरकार लिली मान जाती है। घर पहुंचकर रेन उसे एक आरामदायक कमरा दिखाता है। अगली सुबह रेन उसकी चीख सुनकर भागता हुआ उसके पास आता है। उसे लगता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, लेकिन असल में लिली रेन की बिल्ली रैली से डर गई होती है। थोड़ी देर बाद कमरे का माहौल ठंडा पड़ जाता है। अचानक वही वैम्पायर लड़की फिर से हमला कर देती है। वो रेन को पकड़ लेती है क्योंकि उसे लगता है कि लिली ने उसे अगवा कर लिया है। बात साफ होने से पहले ही दोनों लड़कियों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है। आखिर रेन गुस्से में दोनों को डांटता है। शांत होने के बाद वैम्पायर लड़की अपना नाम बताती है, विवियन। वो ब्लड सेक्ट की एक नोबल होती है और वो भी उसी फ्लायर के जरिए घर ढूंढ रही थी। रेन उसे भी घर में रहने की इजाजत दे देता है लेकिन जब किराया देने का वक्त आता है तो पता चलता है कि उसके सारे पैसे चोरी हो चुके हैं। विवियन टूट जाती है और रोने लगती है। रेन को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे मुफ्त में रहने देता है। इसके बदले विवियन उसके लिए खाना बनाती है। खाना इतना अच्छा होता है कि लिली भी मान जाती है। तभी रेन के पास एक कॉल आती है। फोन पर एक तेज और चिल्लाती हुई आवाज होती है। वो कहती है कि रेन ने उनकी कॉमर्स कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया है। हालांकि रेन को कुछ याद नहीं होता। वो औरत उसे दोपहर 2 बजे उनके ऑफिस आने का आदेश देती है और पता बताकर फोन काट देती है। रेन उम्मीद लेकर उस जगह पहुंचता है लेकिन वो इलाका झुग्गियों जैसा होता है। फोन पर वही आवाज उसे पास खड़े बिजली के खंभे को छूने को कहती है। जैसे ही रेन खंभा छूता है उसे ऊपर देखने को कहा जाता है। रेन हैरान रह जाता है क्योंकि आसमान में एक विशाल इमारत तैर रही होती है। जैसे ही वो खंभा छोड़ता है उसका शरीर हवा में उठने लगता है और वो उस उड़ती हुई इमारत के अंदर पहुंच जाता है। अगले ही पल वो इमारत उसकी आंखों के सामने गायब हो जाती है। रेन आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बहुत ही विशाल दरवाजा होता है। वो अभी ये समझ ही रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक अजीब सा नीला इंसानों जैसा रोबोट सामने आता है और उसे इशारे से अपने साथ चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद रेन उस औरत के ऑफिस में पहुंच जाता है जिससे वो फोन पर बात कर रहा था। वही सख्त और बदमिजाज औरत। वो उसे अपने संगठन में स्वागत करती है जिसका नाम है स्पेस यानी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीलिंग एम्पायर। वो बताती है कि उसका नाम रेवन है और बिना वक्त गवाए रेन को साफ साफ कह देती है कि अब वही उसकी बॉस है, इसलिए उसे रोज उसका भद्दा चेहरा देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। रेवन उसे अपने पास बुलाती है और अजीब सा स्माइल देते हुए कहती है कि उसकी आंखें काफी सुंदर है। रेन को थोड़ा अजीब लगता है। वो बैठने को कहती है और अचानक उसके पास एक कुर्सी अपने आप आ जाती है। रेन और ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सब उसकी अजीब एक्सपीरियंसेस की लिस्ट में और जुड़ जाता है। रेन अभी यही सोच रहा होता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। तभी रेवन एक कप रेमंड निकालती है और भूखे सुअर की तरह उसे गटकने लगती है। आखिर रेन खुद को संभालता है और पूछता है कि उसे इस अजीब जगह पर क्यों बुलाया गया है। रेवन बताती है कि वो यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आया है। रेन इसका विरोध करता है क्योंकि यहाँ कहीं कोई कॉमर्स कंपनी दिख नहीं रही। इस पर रेवन हंसते हुए कहती है कि वो कॉमर्स कंपनी तो बस बहाना थी। असल में स्पेस एक एफिलिएट डिपार्टमेंट है जो सारे यूनिवर्सेस को संभालने का काम करता है। सीधे शब्दों में ये लोग ऐसे डिवाइन बीइंग्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर दुनिया सही तरीके से चले। इतनी सारी बातें सुनकर रेन का दिमाग लगभग फ्रीज हो जाता है। रेवन फिर बताती है कि उसे किसी बहुत सीरियस काम के लिए नहीं बल्कि
असिस्टेंट एग्जामिनर बनने के लिए चुना गया है। एग्जामिनर का काम होता है ये देखना कि कुछ खतरनाक रेसेस दुनिया को तबाह न कर दें या फिर सेलेस्टियल बॉडीज की एवोल्यूशन की प्लानिंग करना। रेन ये सब सुनकर पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपना रेमंड एंजॉय कर रही होती है। रेवन बताती है कि रेन ने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया है क्योंकि उसने 2 आउटकास्ट्स लिली और विवियन को ढूंढ लिया है। उंगली चटकाते ही रेन खुद को एक बहुत एडवांस्ड कमरे में पाता है। रेवन बताती है कि उसका काम 2 हिस्सों में बटा होगा। पहला, उसे और स्पेशल आउटकास्ट टेनेंट्स ढूंढने होंगे, बिल्कुल लिली और विवियन की तरह। दूसरा, जब भी कोई रोग बीइंग बेकाबू हो तो उसकी सफाई में रेवन की मदद करनी होगी। रेन पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि उसे करना क्या है। रेवन साफ शब्दों में कहती है कि उसका काम है अपने स्पेशल टेनेंट्स को मुसीबत में पड़ने से बचाना। रेन पूछता है कि अगर वो ये नौकरी मना कर दे तो क्या होगा। रेवन शांति से बताती है कि उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी और उसके नए टेनेंट्स भी उससे छीन लिए जाएंगे। वो रेन से कहती है कि उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक बिल्कुल नई जिंदगी या फिर वही पुरानी बेकार और बेइज्जत जिंदगी। सब समझाने के बाद दोनों फिर से उसके ऑफिस में लौट आते हैं। रेन पूछता है कि क्या उससे कोई गलत या अनैतिक काम करवाया जाएगा। रेवन उसके सुस्त दिमाग को याद दिलाती है कि उनका काम दुनिया में शांति बनाए रखना है। फिर वो जोड़ती है कि उसे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी। ये सुनते ही रेन का इंटरेस्ट जाग जाता है। रेवन उसके सामने एक लीगल डॉक्यूमेंट रखती है जिसमें सारे बेनिफिट्स लिखे होते हैं। दिमाग में बेनिफिट्स घूमते हुए रेन मजबूरी में उस पर साइन कर देता है। साइन करने के बाद रेवन कहती है कि अब वो घर जा सकता है। रेन वापस घर लौटता है और कॉन्ट्रैक्ट अपने नए टेनेंट्स को दिखाता है, लेकिन लड़कियां उसकी बातों पर शक करती हैं। विवियन कहती है कि जिस रेवन की वो बात कर रहा है वो किसी डिवाइन बीइंग से ज्यादा एक फ्रॉड जैसी लगती है। हालांकि विवियन ये भी मानती है कि रेवन डेमन हंटर्स से जुड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसने रेन से उनकी हिफाजत करने को कहा है। विवियन सोचती है कि ये नौकरी इतनी बुरी नहीं है क्योंकि इसका फायदा आखिरकार उन्हें ही मिल रहा है। फिर विवियन बताती है कि दोपहर में वो बाहर गई थी ये पक्का करने के लिए कि डेमन हंटर्स उसका पीछा तो नहीं कर रहे। ये सुनकर रेन उसे सख्ती से कहता है कि वो दिन में उड़ना बंद करे। विवियन इस मौके को भी नहीं छोड़ती और लिली को चढ़ाते हुए कहती है कि डीमन हंटर्स उसकी सुस्त इंस्टिंक्ट से कहीं ज्यादा तेज हैं। दोनों लगभग एक दूसरे पर टूट ही पड़ती हैं, लेकिन रेन बीच में आकर किसी तरह मामला शांत कराता है। इसके बाद रेन विवियन से डीमन हंटर्स के बारे में पूछता है। विवियन बताती है कि डीमन हंटर्स असल में हाइब्रिड मॉन्स्टर्स होते हैं जिनमें आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर का खून होता है। वो कहती है कि बहुत पुराने जमाने से उनका और उसके जैसे बीन्स का युद्ध चलता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी की भी पक्की जीत नहीं हुई है। विवियन की कहानी सुनने के बाद रेन लिली की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे भी डीमन हंटर्स के बारे में कुछ पता है। लिली थोड़ी झिझकते हुए मान लेती है कि उसका उनसे कभी आमना सामना नहीं हुआ, वो बस उन्हें टीवी पर ही देख पाई है। ये सुनते ही विवियन को लिली को बेवकूफ कहने का एक और मौका मिल जाता है। वो ताना मारती है कि लिली के पास बेसिक सर्वाइवल स्किल्स तक नहीं है। लिली खुद का बचाव करते हुए कहती है कि वो पूरी जिंदगी इंसानों के बीच रही है, इसलिए उसे डीमन हंटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ये समझते हुए कि रेन खतरे में पड़ सकता है, विवियन उसे बचाने के लिए खुद वहां से जाने की पेशकश करती है ताकि डीमन हंटर्स उसका पीछा करें। लेकिन जाते जाते वो ये भी जोड़ देती है कि वो उस अपग्रेड किए गए बेवकूफ कुत्ते यानी लिली को भी अपने साथ ले जाएगी। कुछ समय बाद रेन चैन की नींद सो रहा होता है, तभी अचानक वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है। वो बिना दिशा के इधर उधर चलता है, तभी कुछ डरावने भेड़िए उसे निशाना बना लेते हैं। रेन जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो खाए जाने वाला होता है उसी पल उसे लिली की आवाज सुनाई देती है। रेन जाग जाता है और सोचता है कि ये सब बस एक सपना था, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ में किसी जानवर की फर फंसी हुई है। विवियन उस फर को जांचती है और बताती है कि उसमें कोई डेमोनिक एनर्जी नहीं है। लिली भी अपनी सूंघने की ताकत आजमाती है, लेकिन उसे भी कुछ महसूस नहीं होता। रेन के खतरे में होने की आशंका से विवियन उस पर ब्लड मैजिक इस्तेमाल करना चाहती है, जिसका असर नींद लाने वाला होता है, लेकिन गलती से वो स्पेल लिली पर लग जाता है और लिली लकड़ी के लट्ठे की तरह वहीं सो जाती है। उसी वक्त रेन के पास रेवन का कॉल आता है। रेवन उसे बताती है कि अगला दिन बहुत जरूरी है और उसे ऑफिस रिपोर्ट करना होगा। अगले दिन रेन रेवन के बुलावे पर फ्लोटिंग कैसल पहुंचता है, लेकिन एंट्रेंस पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो वापस जाने ही वाला होता है कि तभी रेवन सामने आ जाती है। उसने एक बेहद अजीब आउटफिट पहन रखा होता है और उसके हाथ में रेन के शरीर से भी बड़ी तलवार होती है। रेवन बड़े आराम से बताती है कि वो मेलन कॉम्प्लीमेंटिंग आउटफिट असल में उसका गार्डनिंग कपड़ा है और वो कुछ जिद्दी पेड़ों की ट्रिमिंग कर रही थी। इसके बाद माहौल बदलता है और वो दोनों उसके ऑफिस पहुंचते हैं। रेवन बताती है कि वो रेन को एक स्पेशल डेटा टर्मिनल देने वाली है। ये डिवाइस सिर्फ एग्जामिनर्स के लिए बनाया गया है। विवियन उस टर्मिनल को टेबल पर रखती है। रेन पूछता है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। रेवन बताती है कि बस दिमाग से सोचो, ये अपने आप तुम्हारे कमांड समझ लेगा। फिर रेवन उसे चढ़ाते हुए कहती है कि उसने सबसे मुश्किल जॉब साइन की है क्योंकि यहाँ ना आराम है ना मौत। रेन उसकी बकवास से तंग आकर सीधे मिशन के बारे में पूछता है। मिशन बताने से पहले रेवन उसे एनहांसमेंट रूम में ले जाती है जहाँ हर एग्जामिनर को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विवियन इसे सिंपल प्रोसीजर कहती है, लेकिन तभी कहीं से ड्रैकुला का कॉफिन निकाल लेती है। ये देखकर रेन की हालत खराब हो जाती है। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही रेवन उसे लात मारकर कॉफिन के अंदर डाल देती है। रेवन जरूरी
जरूरी बटन दबाती है और कॉफिन पर बिजली गिरने लगती है। वो बेकाबू घूमने लगता है। रेन अंदर से चीखता है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। रेवन घबरा जाती है और सोचती है कि शायद उसने गलत बटन दबा दिए। कुछ ही पलों बाद रेन फिर से उसी अजीब दुनिया में पाता है जहाँ पहले भेड़ियों ने हमला किया था। उसी वक्त उसकी जेब से टर्मिनल उड़कर बाहर आता है और अपनी इरिटेटिंग आवाज में खुद का परिचय देता है। टर्मिनल बताता है कि वो उसका असिस्टेंट है। रेन ठंड से कांपते हुए पूछता है कि मरने से पहले क्या वो उसे एक कंबल दिला सकता है। टर्मिनल गुस्से में जवाब देता है कि वो कोई जादूगर नहीं बल्कि एक हाईटेक डिवाइस है, वो सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। रेन पूछता है कि आखिर वो लोग हैं कहाँ। टर्मिनल समझाता है कि वो ड्रीम डायमेंशन में है जो असली दुनिया के समानांतर मौजूद है। रेन सोचता है कि ये बस एक आम वर्चुअल वर्ल्ड होगा, लेकिन टर्मिनल तुरंत उसे चेतावनी देता है। वो कहता है कि ड्रीम स्पेस में मौत का मतलब असली दुनिया में भी सीधी मौत है। ये सुनते ही रेन का दिमाग लगभग घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे एक जानलेवा टेस्ट में डाल दिया गया है। अगले ही पल रेन खुद को फिर से उन भेड़ियों से घिरा हुआ पाता है। टर्मिनल एक सेकंड भी नहीं लगाता और डर के मारे वापस रेन की जेब में घुस जाता है। एक भेड़िया रेन पर झपटता है, लेकिन उसका हाथ कटने की जगह एक अजीब सी ढाल अपने आप बन जाती है और उसके हाथ को बचा लेती है। रेन समझ नहीं पाता कि अभी अभी हुआ क्या है। तभी टर्मिनल समझाता है कि रिजिड शील्ड उसे एनहांसमेंट प्रोसेस की वजह से मिली है। टर्मिनल बताता है कि जब भी उस पर हमला होगा ये ढाल अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। भेड़िए समझ जाते हैं कि रेन को गिराना आसान नहीं है। वो तुरंत अपने पैक लीडर को बुलाने लगते हैं। रेन घास के बीच से भागने की कोशिश करता है, तभी एक बहुत बड़ा भेड़िया लगभग कार के साइज का उसे जमीन पर गिरा देता है। रेन का सिर फटने ही वाला होता है, लेकिन ढाल एक बार फिर ठीक वक्त पर उसे बचा लेती है। इस बार भेड़िए के दांत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन असली झटका तब लगता है जब वही भेड़िया इंसानी आवाज में रेन से बात करता है। पैक लीडर गुस्से में पूछता है कि रेन कौन है और मौत सामने होने के बावजूद इस डायमेंशन में क्यों आया है। रेन जल्दी से कहता है कि वो बस एक ट्रैवलर है, लेकिन भेड़िया उसकी एक बात पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया इंसानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी वो कहता है कि रेन उसके बच्चों के लिए एक अच्छा खाना साबित होगा। दांत चोटिल होने के बावजूद मानता है कि उसके पैक के बाकी सदस्य रेन को गिरा देंगे और बच्चे उस पर फीस्ट करेंगे। मौत सामने देखकर रेन नेगोशिएशन मोड में आ जाता है। वो पैक लीडर से कहता है कि अगर वो उसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंचा दे तो वो उसके दांत किसी डेंटिस्ट से ठीक करवा देगा। अपने बच्चों से ज्यादा अपने दांतों को अहमियत देते हुए पैक लीडर रेन को अपनी पीठ पर बैठाता है और पूरी रफ्तार से पास की ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो इंसानों को कोसता रहता है। कहता है कि इंसान हर चीज को बर्बाद कर देते हैं जिसे वो छूते हैं। तभी रेन को एहसास होता है कि इंसान हर जगह एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो ड्रीम स्पेस हो या असली दुनिया। कुछ देर बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। रेन झोपड़ी के अंदर जाता है और टर्मिनल को फ्लैशलाइट चालू करने को कहता है। टर्मिनल चिढ़कर जवाब देता है कि वो कोई घर का सामान नहीं बल्कि एक हाईटेक डिवाइस है। तभी रेन की नजर जमीन से निकली एक जानी पहचानी चीज पर पड़ती है, लेकिन वो समझ पाता उससे पहले ही पूरी झोपड़ी क्रिसमस की तरह चमकने लगती है। तेज हवा का झोंका आता है और उससे पहले कि कुछ हो रेन उस चीज को पकड़ लेता है। उधर लिली एक डॉग की देखभाल कर रही होती है जब गलती से उसकी टक्कर एक अजीब आदमी से हो जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि वो आदमी उसके धक्के को झेल लेता है। लिली घर लौटती है तो देखती है कि विविन वैक्यूम क्लीनर के साथ खेल रही है, मानो वो इंसान की सबसे बड़ी खोज हो। लिली उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन विविन आखिरी हंसी हंसती है और लिली को एक डॉग केस दिखाती है जो वो उसके लिए लाई थी। शुरुआत लिली ने की थी, लेकिन मीम वाली हार उसी की होती है। इधर रेन वापस स्पेस के ऑफिस पहुंचता है। रेवन आराम से रेमंड का कप एंजॉय कर रही होती है। वो रेन से पूछती है कि उसे कैसा लगा। रेन बताता है कि ड्रीम स्पेस में ढाल ने उसकी जान बचाई जहां उसे मरने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो ये भी शिकायत करता है कि उसे अभी तक सिर्फ वही रिजिड शील्ड मिला है। रेवन उसे समझाती है कि बाकी एनहांसमेंट पर्क्स वक्त के साथ सामने आएंगे। वो भरोसा दिलाती है कि उसने उसे पहले ही खास ताकतें दे दी हैं, बस उसके शरीर को उनके साथ ढलने में समय लगेगा। रेन ड्रीम स्पेस के बारे में पूछता है तो रेवन बताती है कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड है जहां इंसान बिना किसी खास तरीकों के ना जा सकते हैं ना दखल दे सकते हैं। इसके बाद रेन रेवन को वो भेड़िए का बाल दिखाता है जो वो सुवेनियर के तौर पर लाया था। वो ये भी बताता है कि उसे वहां एक जानी पहचानी मेटल शीट भी मिली थी। लेकिन रेन के लिए हैरानी की बात यह होती है कि वो चीज अब उसके पास नहीं होती। थोड़ी सी बोरिंग बातचीत के बाद रेवन उसे सीधे बिल्डिंग से बाहर धक्का दे देती है और बताती है कि वो उसे यूरोप ट्रिप पर भेज रही है। वो बताती है कि उसे वहां एक नया टेनेंट लेने जाना है और सारी एक्सपेंसेस पहले ही क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा रेवन उसे हुक्म देती है कि इस ट्रिप पर लिली और विवियन को भी साथ ले जाए, क्योंकि आगे चलकर वो काम आ सकती हैं। रेवन उसे प्लेन टिकट्स फेंक कर देती है और उसे रवाना कर देती है। रेन के जाने के बाद रेवन भेड़िए की फर को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। ये देखकर रेवन को चिंता होने लगती है कि कहीं पैरेलल वर्ल्ड की चीजें उनकी दुनिया में लीक तो नहीं हो रही। अगले दिन रेन और उसकी लड़कियां इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट में बैठते हैं नए टेनेंट को ढूंढने के लिए। विवियन ये देखकर दंग रह जाती है कि प्लेन आसमान में इतना ऊंचा कैसे उड़ सकता है। रेन उसे याद दिलाता है कि वो खुद भी उड़ सकती है। इस पर विवियन साफ करती है कि वो प्लेन्स जितना ऊपर नहीं उड़ सकती। रेन को हैरानी होती है कि इंसानों ने उसे उड़ते हुए कभी देखा क्यों नहीं। विवियन समझाती है कि उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इंसानी आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती। लिली बातचीत में कूदती है और विवियन पर तंज कसती है कि उसे प्लेन में उड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। विवियन खुद का बचाव करते हुए कहती है कि वो इतनी भी कंगाल नहीं कि प्लेन टिकट न खरीद सके। वो दावा करती है कि उसे अपने पंखों से उड़ना ज्यादा पसंद है, लेकिन लिली उसकी झूठी कंगाल शक्ल पहचान लेती है। उधर रेन शिकायत करता है कि रेवन कितनी कंजूस है जो उन्हें बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमी टिकट्स दिलवाए। लिली बीच में बोलती है कि उसने तो सबसे महंगा प्लेन लिया था। लेकिन थोड़ी
देर बाद रेन और विवियन को पता चलता है कि वो प्लेन के पीछे लटक कर आई थी। कुछ समय बाद वो लोग लंदन पहुंचते हैं, लेकिन होटल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लिली टैक्सी बुलाने की बात करती है, लेकिन रेन कहता है कि वो इतने कंगाल हैं कि टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। रास्ता पूछने के लिए विवियन किसी लोकल से बात करने की पेशकश करती है, ये कहते हुए कि उसकी इंग्लिश काफी अच्छी है क्योंकि वो कभी इंग्लैंड में रह चुकी है। लेकिन मामला पूरी तरह बिगड़ जाता है क्योंकि लोग उसे एक बकवास बोलने वाला तोता समझ लेते हैं। रेन उससे पूछता है कि वो आखिरी बार इंग्लैंड कब रही थी। विवियन जवाब देती है, कई सदियों पहले। रेन को यकीन नहीं होता कि वो इतनी मंदबुद्धि है कि उसे ये तक नहीं पता कि वक्त के साथ प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। विवियन अपने बचे कुचे वैम्पायर दिमाग से एक आइडिया निकालती है। वो होटल का कार्ड निकालती है और लिली से कहती है कि वो अपनी तेज सूंघने की ताकत से रास्ता ढूंढे। लिली बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन रेन जानता है कि उसे कैसे मोटिवेट करना है। वो बस इतना कह देता है कि होटल का खाना दुनिया में सबसे अच्छा होता है। बस फिर क्या, लिली तुरंत एक्टिव हो जाती है और उन्हें सीधे होटल तक पहुंचा देती है। तीनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि होटल का कमरा कितना शानदार है। लिली सबसे पहले रूम सर्विस ऑर्डर करती है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि बिल कितना बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ विवियन आरामदेह बिस्तर पर लेट जाती है, जो उसका कॉफिन नहीं है, और जिंदगी में पहली बार सुकून की नींद लेने लगती है। जब दोनों अपनी जिंदगी का मजा ले रही होती है, रेन पूरी तरह पैनिक में चला जाता है। जब उससे और सहन नहीं होता तो वो उन पर चिल्ला देता है कि चुप रहो। थोड़ी देर बाद लड़कियां उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती हैं। रेन माफी स्वीकार करता है और कहता है कि अब उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए और नए टेनेंट को ढूंढना चाहिए। वो टर्मिनल निकालता है और उसे मैप पढ़ने में मदद करने को कहता है, लेकिन टर्मिनल बताता है कि वो मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन में अपडेट नहीं है। उसी वक्त रेन के पास रेवन का कॉल आ जाता है। रेवन कहती है कि वो टर्मिनल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगी। अपडेट पूरा होते ही टर्मिनल बताता है कि अब वो दूसरी भाषाएं भी ट्रांसलेट कर सकता है, लेकिन वो ये भी चेतावनी देता है कि अगर रेन ने रेवन की गाली दी या उसके बारे में बकवास की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये चेतावनी थोड़ी देर से आती है क्योंकि रेन रेवन की बुराई कर ही चुका होता है। अगले ही पल रेन को जोरदार झटका लगता है और वो लगभग उड़ ही जाता है। पनिशमेंट के बाद लिली टर्मिनल से वुल्फ लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती है। हैरानी की बात ये होती है कि टर्मिनल सच में समझ लेता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन जैसा सोचा जा सकता है वुल्फ लैंग्वेज में भी लिली को बस एक ही शब्द आता है, खाना। इसके बाद तीनों डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन जब सब लोग आराम से खाना खा रहे होते हैं, तभी विवियन की एक समन जो आसपास गश्त लगा रही थी किसी संदिग्ध चीज से टकराती है। विवियन तुरंत घबरा जाती है और सबको सुझाव देती है कि वापस अपने कमरे में चलते हैं। सब लोग इसी बात पर बहस कर रहे होते हैं, तभी एक बेहद ही अजीब शक्लो सूरत वाला 4 आंखों वाला आदमी वहां आ जाता है। वो खुद को नानगोंग बताता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ बैठ सकता है। रेन हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद रेन नानगोंग से पूछता है कि क्या उसे यॉर्कफोर्ड के बारे में कुछ पता है। नानगोंग कहता है कि हाँ, और मजे की बात ये है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है। फिर नानगोंग उनसे पूछता है कि वो लोग यॉर्कफोर्ड क्यों जा रहे हैं। टीम का हर सदस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अजीब अजीब और बेकार से जवाब देने लगते हैं। तभी नानगोंग उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उनका असली ठिकाना यॉर्कफोर्ड कासल है तो उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि वहाँ भूत होते हैं। उस रात रेन होटल की बैल्कनी में चुपचाप बैठा होता है, तभी विवियन उसके पास आती है। वो बताती है कि उसे होटल में एक डीमन हंटर की मौजूदगी महसूस हो रही है। विवियन कहती है कि उसकी एक समन ने ये बात पकड़ी थी, लेकिन रेन ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि लिली को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस पर विवियन कहती है कि लिली इतनी भोली है कि खाने के अलावा कुछ भी नोटिस नहीं करती। रेन सुझाव देता है कि क्यों ना उस डीमन हंटर को ढूंढा जाए। तभी विवियन बताती है कि उसे शक है कि वो नानगोंग ही हो सकता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक पास वाली बैल्कनी से नानगोंग की आवाज आती है। वो कहता है कि वही डीमन हंटर है और उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। ये सुनकर विवियन जोर से हंस पड़ती है। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं कि नानगोंग जैसा बेवकूफ आदमी डीमन हंटर हो सकता है, लेकिन उसकी हंसी उसी पल रुक जाती है जब नानगोंग बिना किसी परेशानी के सीधे उनकी बैल्कनी में आ जाता है। हालांकि उसकी बेवकूफी के कारण वो लगभग नीचे गिर जाता है, लेकिन वक्त रहते रेन उसे पकड़ लेता है। बाद में नानगोंग उनके कमरे में आता है ताकि ठीक से पहचान हो सके। वो विवियन को अपनी वो इनकैंटेशन दिखाता है जिससे उसकी समन टकराई थी। अब जाकर विवियन को यकीन होता है कि नानगोंग सच में डीमन हंटर है। नानगोंग ये मान लेता है कि ये तीनों सुपर ह्यूमन है, लेकिन रेन उसे साफ साफ बताता है कि वो एक आम इंसान है। नानगोंग को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती क्योंकि उसे डीमन हंटर्स और यॉर्कफोर्ड कासल के बारे में सब पता है। फिर वो सुझाव देता है कि सब लोग अगले दिन साथ में कासल चले। इतना कहकर नानगोंग चला जाता है और कहता है कि सुबह बहुत जल्दी मिलेगा। उसके जाने के बाद रेन विवियन से पूछता है कि उसने इतनी आसानी से उसकी बात क्यों मान ली। विवियन बताती है कि ये उसका तरीका है उस पर नजर रखने का। इसके अलावा उसे डर है कि उनका नया किराएदार शायद नानगोंग का असली निशाना हो सकता है। अगली सुबह सब लोग ट्रेन में बैठकर यॉर्कफोर्ड की ओर निकलते हैं। रास्ते में टीवी पर भूतों के हमले की खबर चल रही होती है। रिपोर्टर पहले गवाह एंगस से बात करता है। एंगस कुछ बेहद बोरिंग बातें बताता है। रिपोर्टर ये भी बताता है कि जो कोई भी इस भूतिया रहस्य को सुलझाएगा उसे इनाम मिलेगा। ये सुनते ही विवियन की आंखों में पैसों की चमक आ जाती है, लेकिन रेन उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने नए किराएदार की वजह से आए हैं। अचानक 3 अजीब से लोग उनके पास से गुजरते हैं जो खुद को घोस्ट हंटर बताते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद सब लोग एक सराय में जाते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि उस सराय का मालिक वही एंगस होता है। पहले तो एंगस कहता है कि कोई कमरा खाली नहीं है, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वो कहता है कि कोशिश करेगा। हालांकि वो ये बात इतने अजीब और डरावने अंदाज में कहता है जैसे कोई शिकारी हो। कुछ देर बाद वो 2 कमरे तैयार कर देता है। लड़के एक कमरे में रहते हैं और लड़कियां दूसरे कमरे में, लेकिन लिली तो पहले ही सो चुकी होती है। एंगस नानगोंग से पूछता है कि क्या वो कासल जाने वाला है। रेन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन नानगोंग रुकता ही नहीं। वो पूरे जोश में बताने लगता है कि वो चीन से आया एक प्रोफेशनल
प्रोफेशनल डीमन हंटर है जो हर बुराई को खत्म करने आया है। ये सुनकर एंगस बहुत खुश हो जाता है और भूतों के बारे में और जानकारी देने लगता है। उधर विवियन लिली को अपने ऊपर से हटाने में लगी होती है क्योंकि वो उसे खाना समझकर काटने की कोशिश कर रही होती है। आखिरकार एंगस दोनों के सामने यॉर्कफोर्ड कासल की डरावनी कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक बहुत साल पहले इस जगह का नाम यॉर्कफोर्ड कासल रखा गया था, लेकिन ज्यादातर लोग अब इस जगह को इस नाम से नहीं जानते। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो एंगस बताता है कि लोगों को कैसल से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। उसके मुताबिक बहुत पहले कैसल में एक भयानक बगावत हुई थी, जिसकी वजह से ये जगह पूरी तरह वीरान हो गई। कहानी के अनुसार कई सैनिक कैसल के नीचे बनी सुरंगों में फंस गए थे और वही सैनिक मरने के बाद भूत बन गए। गुस्से में भरे ये भूत कैसल में आने वाले ट्रेजर हंटर्स का शिकार करते हैं। असल में कैसल के अंदर ढेर सारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन उसी के साथ हर जगह जानलेवा जाल भी लगाए गए हैं ताकि उस खजाने की हिफाजत हो सके। एंगस आगे बताता है कि कैसल के मालिक के 3 बेटे थे। उसकी मौत के बाद सबसे बड़े बेटे को सारा खजाना मिल गया। इससे बाकी 2 बेवकूफ भाई भड़क गए और दोनों ने मिलकर अपने ही बड़े भाई के खिलाफ बगावत छेड़ दी। तीनों भाइयों की लड़ाई कैसल से निकलकर पूरे शहर तक फैल गई, लेकिन आखिरकार तीनों भाई कैसल के अंदर ही मारे गए। लोगों का मानना है कि आज भी उन तीनों भाइयों के भूत कैसल में रहते हैं। इसी वजह से लोगों को वहां जाने से मना किया जाता है। कहानी सुनने के बाद रेन लड़कियों के कमरे में जाता है ताकि विवियन को सब कुछ बता सके। लिली अब भी लकड़ी के लट्ठे की तरह गहरी नींद में सो रही होती है। विवियन बताती है कि उसने पहले ही अपने चमगादड़ों को कैसल की टोह लेने भेज दिया था और जो रिपोर्ट उसे मिली है उसके हिसाब से कैसल में भूत होने की पूरी संभावना है। ये सुनते ही रेन डर जाता है, लेकिन विवियन उसे शांत रहने को कहती है। वो समझाती है कि हो सकता है कैसल के भूतों का हाल में हुई भूतिया घटनाओं से कोई लेना देना ही ना हो। जब रेन उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, तो विवियन बताती है कि जो भूतों की मौजूदगी उसने महसूस की है वो जमीन के नीचे दबकर सी लगी है, और क्योंकि भूतों की घटनाएं जमीन के ऊपर हुई हैं, तो मुमकिन है कि नीचे वाले भूत इसमें शामिल ही ना हो। जब रेन वापस अपने कमरे में लौटता है तो देखता है कि नांगोंग एक फोटो को घूर रहा है। वो बताता है कि ये तस्वीर उसके लिए बहुत खास है। फ्रेम में मौजूद तस्वीर उसकी बहन की है, हालांकि उसकी बहन का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। रेन और जानना चाहता है, लेकिन तभी नांगोंग तुरंत अपने स्लीपिंग बैग में घुस जाता है। वो स्लीपिंग बैग किसी फटे पुराने बॉडी बैग जैसा लगता है, जो देखने में काफी डरावना है। रेन उससे पूछता है कि वो बॉडी बैग में क्यों सो रहा है। इस पर नांगोंग बड़ी सादगी से कहता है कि इससे कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं, भले ही वो लगभग फटा हुआ ही क्यों ना हो। फिर रेन पूछता है कि वो अपनी बहन के साथ काम क्यों नहीं करता, क्योंकि वो भी एक ताकतवर डीमन हंटर लगती है। इस पर नांगोंग साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसकी बहन एक आम लड़की है और वो खुद डीमन हंटर सिर्फ उसे बचाने के लिए बना है। इतना ही नहीं, उसे ये तक नहीं पता कि उसकी बहन इस वक्त कहाँ है। जब पूरी टीम खर्राटे मारकर सो रही होती है, तभी एंगस चोरी छुपे एक मुनाफे वाला धंधा चला रहा होता है। वो उन 3 घोस्ट हंटर्स को कैसल तक पहुंचाने की तैयारी में होता है, लेकिन नांगोंग अभी सोया नहीं होता और उसे इस गड़बड़ की भनक लग जाती है। कुछ ही देर बाद विवियन अचानक रेन के कमरे में आती है। वो कहती है कि सराय में बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। वो कहती है कि सराय का मालिक एंगस, नांगोंग और ट्रेन में मिले वो तीनों अजीब लोग सब के सब गायब हो चुके हैं। विवियन सुझाव देती है कि हमें सबका पीछा करना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये सब आखिर कर क्या रहे हैं। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।